नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर आज मतदान। 1145 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात। अमृतसर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग। गोवा की 40 सीटों के लिए मतदान शुरू। 1642 मतदान केंद्रों पर 251 उम्मीदवार की किस्मत का होगा फैसला। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े इंतजाम। नागालैंड में हालात थोड़े काबू में। राजधानी कोहिमा में कर्फ्यू लागू। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी जल्द खत्म होने की उम्मीद। 7 फरवरी को फिर होगी त्रिपक्षीय वार्ता। ईरान के मिसाइल परीक्षण के बाद भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। तेहरान का दावा, नहीं किया संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन। और डेविस कप एशिया ओसनिया ग्रुप में भारत ने न्यूजीलैंड पर बनाई 2-0 की बढ़त। यूकी भांबरी और रामकुमार रामनाथन ने जीते अपने अपने मैच। पुरुष डबल्स में लिएंडर पेस और विष्णुवर्धन की जोड़ी का मुकाबला आज। और सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश की सभी 117 सीटों पर एक ही दौर में मतदान होगा। वोटिंग का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिनमें 34 सीटें आरक्षित हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सभी तरह की तैयारियां की हुई हैं। 1,98,79,हजार मतदाताओं के लिए 22,615 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें इतनी ही ईवीएम लगाई गई हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार 51 महिलाओं सहित 1145 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 116 सीटों पर कांग्रेस, 112 पर आम आदमी पार्टी, 110 सीटों पर बीएसपी और 94 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि 23 सीटों पर बीजेपी, 23 सीटों पर सीपीआई और 304 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार सनौर सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार खेमकरन और फतेहपुर साहिब पर मैदान में हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी सीट डेरा बस्सी है, जबकि सबसे छोटी भोलत है। पंजाब में मतदान के दौरान किसी भी आशंका को टालने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस काम में 2 लाख सिविल कर्मचारियों और 1 लाख सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पंजाब में चुनाव की घोषणा के बाद से 55 आम ऑब्जर्वर चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है, जो पूरी वोटिंग प्रक्रिया पर नजर रखेगा। मतदान प्रक्रिया को चुनाव आयोग वेबकास्टिंग के जरिए भी देखेगा। इसके अलावा पंजाब में अमृतसर लोकसभा सीट का उपचुनाव आज विधानसभा चुनाव के साथ ही कराया जा रहा है। 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस सीट से इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। और आइए हम सीधा रुख करते हैं अपनी संवाददाता अनु दीवान का, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। भटिंडा में है इस समय वो। अनु, किस तरह की तैयारियां हैं? पंजाब में 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, किस तरह की तैयारियां हैं इसे लेकर? प्रीति, 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू की जाएगी और यहाँ पे जो है इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के बाहर ही हैं, जहाँ पे अंदर जो है ईवीएम मशीन्स को लगाया जा रहा है। उनको चेक करने के लिए जितने भी अधिकारी आते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे वोटिंग शुरू होनी है। तो इसलिए जितना भी मशीन चेकिंग और इंस्टॉलेशन और जितने ऑफिसर्स को ड्यूटी दी जानी थी वो सब अभी बांटी जा रही है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है वोटिंग के लिए। और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी जो है वो पुलिस तैनात की गई है, भटिंडा पुलिस तैनात की गई है। अंदर भी जो है वो पुलिस
फोर्स तैनात की गई है। ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग आएंगे उनके वोटर ID कार्ड चेक किए बिना उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और साथ में अगर कोई उनके आता है जिसके पास यहाँ इस विधानसभा का वोटर ID कार्ड नहीं है, उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी सुरक्षा से जुड़े इंतजाम है वो कुछ ज्यादा ही पुख्ता किए जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई भी बाहरी आदमी किसी भी पोलिंग बूथ पर ना आए और किसी तरह की कोई शिकायत न दी जाए, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है इसकी पूरी वेबकास्टिंग भी होगी। जितने 5000 क्रिटिकल जो पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं उनको वो पूरी की पूरी वेबकास्टिंग की निगरानी में रहेंगे, जिसका सीधा प्रसारण जो है वो सीईओ ऑफिस में किया जाएगा। सीईओ ऑफिस उसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा। साथ में एक माइक्रो ऑब्जर्वर की टीम भी, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेगा जो इसका पूरी प्रक्रिया का पूरी रिपोर्ट जो है रीजनल ऑफिस और साथ ही साथ सीईओ ऑफिस में भी टाइम टू टाइम देता रहेगा। बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और अब बारी मतदाताओं की है, वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलेंगे और अपने वोट को कास्ट करेंगे। और ये रंग बिरंगी तस्वीरें देखने के लिए हम जरूर आपके पास आएंगे। अनु, आप लगातार नजर बनाए रखिए। 8 बजे से पंजाब में वोटिंग शुरू होनी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं गोवा विधानसभा की सभी 40 सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे से यहां मतदान शुरू हो चुका है और ये सिलसिला शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रदेश में 19 महिलाओं सहित 251 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। करीब 11,10,000 मतदाताओं को राज्य में 1,642 मतदान केंद्रों पर वोट डालना है। करीब 32,000 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य के 1,642 पोलिंग बूथों पर 200 रिजर्व मशीनों समेत कुल 1,842 ईवीएम मशीनें लगाई हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का, जो गोवा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, हम जानते हैं गोवा में वोटर टर्नआउट अच्छा होता है, बेहद शांतिपूर्ण मतदान गोवा में रहता है। आज किस तरह का उत्साह और किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं वोटिंग को लेकर? देखिए, सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो पोलिंग है वो शुरू हो गई है। मैं एक बहुत ही ज्यादा जो अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है पंजीम में, जो वहां उसके बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये पंजीम का जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर लोगों की कतारें, जो वोटर्स हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं। और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि यही है जो कि होम टर्फ है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का। और मनोहर पर्रिकर अभी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में आए हैं। सुबह सुबह सबसे पहले जो वोट डालने की कतार में खड़े होने वाले लोगों में खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर यहाँ पर है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सबसे बड़ा जो चेहरा है बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के होने के बावजूद भी मनोहर पर्रिकर का है और एक तरह से पर्याय है वो यहाँ पर बीजेपी के। इस लिहाज से अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन लीड कर रहा है। मनोहर पर्रिकर के बारे में संकेत बार बार आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम बड़े दिग्गज और भी नेता हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पहली बार गोवा आमतौर पर दो परंपरागत प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता रहा है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। वो इसलिए है कि एक तो आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बेताब है इन चुनावों में, और इसके साथ ही जो सहयोगी गठबंधन जो दल थे, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर कांग्रेस के साथ हो, उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली है। खासतौर पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ जब उनके सहयोगी एमजीपी हो या जीएसएम हो या दूसरे या गोवा विकास पार्टी, ऐसे जो उनके सहयोगी थे वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो स्थानीय दल है उनकी लंबी फेहरिस्त है। कुल मिलाकर पिछली बार की तरह का ये चुनाव नहीं है। हर सीट पर 5 से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार है जो एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प है गोवा का ये चुनाव। भले ही राज्य छोटा हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी की लिहाज से बात करें तो सबकी निगाह इस बार गोवा चुनाव पर टिकी हुई है। बिल्कुल, और प्रणव, लगातार अपडेट लेने के लिए हम आपके पास आते भी रहेंगे। फिलहाल आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह को थाउबल निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले साल अप्रैल में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए के बेरेन सिंह को लमलाई, टीमंगा वाइफे को हिगलेप और डी कोरुंगथंग को
टेन उपल को उनकी मौजूदा सीटों में ही उतारा गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री गई खगम नुंगबा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने नाम जारी किए। मणिपुर में 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है, जबकि मतगणना 11 मार्च को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी रैलियां और रोड शो करके जनता को लुभाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कल आगरा में रोड शो किया। आगरा शहर के दयालबाग से शुरू हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। करीब 5 किलोमीटर चले रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने गठबंधन को लेकर संदेश दिया कि युवा सोच ही उत्तर प्रदेश को आगे की राह दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी का काम, अखिलेश यादव जी का काम, मेरा काम उत्तर प्रदेश को एक साथ खड़े करने का काम है। हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ करने का काम है और ये काम हम करके दिखाएंगे। इससे पहले आगरा के बाह में चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने नोटबंदी और अच्छे दिन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। पूरे देश का पैसा आपके पास है। कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का, हम कहते हैं 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहाँ पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके भरवा दीजिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीते रविवार को लखनऊ में रोड शो और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी आगरा की 9 विधानसभा में से 6 बीएसपी, 2 बीजेपी और 1 समाजवादी के पास है। ऐसे में इस गठबंधन के सामने यहां अपनी पकड़ बनाने की चुनौती है। राहुल और अखिलेश के लगातार इस दूसरे रोड शो में जनता का समर्थन यहां सड़कों पर जरूर दिखा और दोनों नेताओं में वो केमिस्ट्री भी दिखी जिसकी शायद इस गठबंधन को सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस रोड शो में आई हुई भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है, इसका नतीजा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। आगरा में कैरोन डी.के. पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कल उत्तर प्रदेश में कई रैलियां की। मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा। वहीं अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। मायावती ने मुजफ्फरनगर और एटा में चुनावी रैली में बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन को असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। ये कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ समेत कई जगहों पर चुनावी रैली की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ये जो साथ है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। उत्तर प्रदेश का विकास ये नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में चुनावी सभा की और लोगों से राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लामा यूरू गुम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना।
मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़े अध्यादेश लाए जाने की वजह से संबंधित बयान लोकसभा में रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे जुड़े विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया। तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में विनिर्दिष्ट बैंक नोट विधेयक 2017 पेश किया। इस दौरान जेटली और टीएमसी सांसद सौगत रॉय के बीच विधेयक की वैधता को लेकर तीखी बहस हुई। वित्त मंत्री ने सौगत रॉय के विधेयक के विरोध करने के आधार पर सवाल खड़े किए। Provided where the motion is opposed on the ground that the bill initiates a legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion. Now his objection is, it's not a good bill. That's not legislative competence. सौगत रॉय ने विधेयक की वैधता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री की ओर से की गई नोटबंदी की घोषणा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नोटबंदी का फैसला किया। सौगत रॉय ने कहा कि किसी मुद्रा को बंद करने का फैसला सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है। The basic statement by the Prime Minister, without any notification, on the 8th of November, announcing demonetization was illegal. Now, the notification for demonetization should not have been given by the government, rather by the Reserve Bank of India. हालांकि वित्त मंत्री ने उनके इस दावे को गलत बताया। जेटली ने कहा कि सरकार ने सही नियम के तहत ही ये फैसला लिया। The 8th November notification by which high denomination currency ceases to be a legal tender was under section 26(2), which the Reserve Bank of India Act, the Reserve Bank is competent to pass that order. विधेयक में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के आरबीआई और सरकार के दायित्व को खत्म करने का प्रावधान है। नोटबंदी लागू होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। अपने सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस का विरोध जारी है। पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में कल इस मसले को उठाया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। टीएमसी सांसदों ने लगातार दूसरे दिन राज्यसभा से वॉकआउट किया। टीएमसी सांसदों का आरोप है कि केंद्र सरकार विरोधी दलों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी के दौरान मारे गए लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। हालांकि सरकार ने टीएमसी पर गैर जरूरी मुद्दा उठाकर बाकी सदस्यों का वक्त बर्बाद करने की बात कही। Illegal arrest of our Lok Sabha leader and our MP. 1 and 2, sir. And 2, if not today, we will try again on Monday morning. We want this house to maintain 1 minute silence for the 120 deaths which have taken place. There is no notice. Sit down. Yeah, okay. This is not zero. Sit down. Yes. What is our? No, he can. He is already out. वो दूसरे सदस्यों का समय खराब कर रहे हैं। नहीं। Yes. केवल ये कह रहे हैं। अरे दूसरे बोलिए। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार के रवैये को अलोकतांत्रिक बताया। पॉलिटिकल भंडाटा कर रहा है और सीबीआई देकर हम लोग को एमपी लोग को और हम लोग को लीडर सुदीप बंदोपाध्याय का अरेस्ट किया है। लेकिन इस तरीका से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग का लड़ाई बंद करने नहीं सकेगा। टीएमसी ने इस मसले को लोकसभा में भी उठाने की कोशिश की। कार्यवाही शुरू होते ही पार्टी के सांसद आसन के करीब जाकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल रोज वैली चिटफंड मामले में पिछले महीने सीबीआई ने टीएमसी के 2 सांसद तपस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही टीएमसी केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्तीय संस्था सीबीजीए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आम बजट की बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने बजट की कमियों और खूबियों को समझाने की कोशिश की।
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में आम बजट पर चर्चा हुई। इसमें उन विषयों पर बात हुई जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है। चर्चा के दौरान अर्थशास्त्रियों ने कई अहम मुद्दों को समझाया। A core issue for this country, which is the serious decline in the rate of investment, not just because of demonetization, but over the past 2 years or so. इस बहस में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने आम बजट में उन विषयों को समझाने की कोशिश की जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। Growing lack of seriousness about budget itself. So lots of core issues which ideally should be addressed somehow do not get adequate attention. कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले अनुदान पर भी चर्चा हुई। जानकारों ने ये बताने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और ये फैसला कितना कारगर है। This particular thing about political party funding, there is totally in the control of the central government. वित्तीय संस्था CBGA ने आम बजट को लेकर कई आंकड़े पेश किए कि बजट से किस सेक्टर को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में 27 करोड़ की गड़बड़ी का दावा किया है। चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को आयकर कानून 1961 के तहत मिलने वाली रियायत और पार्टी की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। आयकर विभाग को आम आदमी पार्टी के 2013-14 और 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट की जांच में पार्टी को मिले चंदे और दानदाताओं की सूची में समानता नहीं पाई गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार गोवा और पंजाब में बीजेपी की हार देखकर उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा सकती है। नागालैंड में हिंसा के बाद कोहिमा में लगातार तनाव बना हुआ है। हिंसक प्रदर्शनों और धारा 144 लागू होने के बाद से कई इलाकों में बाजार बंद है। राज्य पहुंचने वाले सैकड़ों ट्रकों को रास्ते में फंसे हुए हैं। केंद्र ने असम राइफल्स को नागालैंड के मुख्यमंत्री की सुरक्षा का निर्देश दिया है। नागालैंड में हिंसा से जरूरी सामानों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। राजधानी कोहिमा से सटे दीमापुर के पास सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल के साथ साथ खाने पीने का सामान भी है। गुरुवार को हिंसा के बाद शुक्रवार को बाजार बंद रहे। गुरुवार को शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी कार्यालयों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद कोहिमा में सेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गईं। हमारे फोर्सेस को भी कहा गया है कि किसी तरह से हालात को काबू में लाया जाए और मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट को भी बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ साथ बातचीत करके जितना भी जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, सबसे भी बातचीत करके हालात को बिल्कुल काबू में लाना चाहिए। आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री TR जेलियांग से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इससे इनकार कर चुकी है। जेलियांग ने कहा है कि ये मांग पूरी तरह असंवैधानिक है। सरकार को विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो नागालैंड सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराएगी। प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, whether it is concern with the security of the northeast area, border areas, as well as the overall progress of the developmental work of northeast. नागालैंड में 16 साल से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था। साथ ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई थी। आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को दीमापुर और लोंगलेंग जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने चुनाव टालने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह का कल शाम दिल्ली में निधन हो गया है। 77 साल के जोगिंदर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीबीआई निदेशक के उनके कार्यकाल में कई चर्चित मामले सामने आए, जिसमें बोफोर्स घोटाला और बिहार का चारा घोटाला प्रमुख है। जोगिंदर सिंह 1961 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने एक लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने मेक अ वे वेयर देयर इज नॉन, 50 Days to Top, Inside CBI, Some Untold Tales,
विदाउट फियर एंड फेवर और इनसाइड इंडिया जैसी पुस्तकें भी लिखी। जोगिंदर सिंह का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, साथ ही कई पाबंदियां भी लागू कर दी हैं। इसके बदले ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी तरफ जर्मनी ने मिसाइल टेस्ट को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया है। बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। पाबंदियों के तहत शुक्रवार को ईरान की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान चरमपंथियों की मदद कर रहा है। अमेरिका के इस फैसले पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। ईरान का कहना है कि वो उन लोगों और कंपनियों पर कानूनी नियंत्रण लागू करेगा जिन्होंने चरमपंथियों को बढ़ावा दिया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी का दौर चला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईरान आग से खेल रहा है और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ईरान के प्रति दयालु थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर जवाब दिया कि तमाम खतरों का सामना करने के बावजूद ईरान कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन ईरान खुद की रक्षा करने में सक्षम है। ईरान पर नए प्रतिबंधों को लेकर जर्मनी ने प्रतिक्रिया दी है। न्यूयॉर्क के दौरे पर गए जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेरिका की प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है, लेकिन उन्होंने परमाणु समझौते को जारी रखने की बात कही है। Iran verstoßen gegen alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Insofern, glaube ich, darf man Verständnis für die Reaktion der amerikanischen Regierung haben. Was allerdings auch klar ist, dass ईरान ने 3 दिन पहले 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2231 के तहत ईरान पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किसी मिसाइल के परीक्षण पर प्रतिबंध है। हालांकि ईरान ने साफ किया था कि उसने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेलों में डेविस कप एशिया ओसनिया ग्रुप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ियों युकी भामरे और रामकुमार रामनाथन ने कल अपने अपने सिंगल्स मैच जीतकर न्यूजीलैंड पर 2-0 की बढ़त बना ली है। पुरुष डबल्स में लिएंडर पेस और विष्णुवर्धन की जोड़ी का मुकाबला आज न्यूजीलैंड के अर्टेन सिटाक और माइकल वीनस की जोड़ी से होगा। पेस अगर ये मैच जीतते हैं तो वो डेविस कप के डबल्स मुकाबले में सर्वाधिक मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वो अभी 42 जीत के साथ इटली के निकोला पिएट्रांगली के साथ बराबरी पर हैं। बात करेंगे खास शख्सियत की। मशहूर हास्य अभिनेता भगवान दाता की आज पुण्यतिथि है। भगवान दाता को हिंदी सिनेमा का पहला डांसिंग स्टार भी माना जाता है। 1 अगस्त 1913 को मुंबई में पैदा हुए भगवान दादा ने अपने अभिनय और नृत्य की अनोखी शैली से कॉमेडी को नया अंदाज दिया। आज के दौर के सितारे भी उनके डांसिंग स्टाइल को अपनाते हैं। भगवान दाता ने मूक फिल्मों से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उनकी फिल्म अलबेला का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ था। उनका निधन आज ही के दिन 2002 में मुंबई में हुआ था। जिस वक्त लोग मुझे आकर अपने नोटबुक पर अपना ऑटोग्राफ मांगेंगे, तब तुम कहोगे हुजूर कम से कम मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। है बहुत दिनों की बात था, एक मजनू और एक लैला आ बैठे थे तीर नजर का पहला पहला 1 2 3 4 राजू दादा के चेले होशियार। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर आज मतदान। 1145 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात। अमृतसर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग। गोवा की 40 सीटों के लिए मतदान शुरू। 1642 मतदान केंद्रों पर 251 उम्मीदवार की किस्मत का होगा फैसला। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े इंतजाम। नागालैंड में हालात थोड़े काबू में। राजधानी कोहिमा में कर्फ्यू लागू। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी जल्द खत्म होने की उम्मीद। 7 फरवरी को फिर होगी त्रिपक्षीय वार्ता।
ईरान के मिसाइल परीक्षण के बाद भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। तेहरान का दावा, नहीं किया संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन। डेविस कप एशिया ओसनिया ग्रुप में भारत ने न्यूजीलैंड पर बनाई 2-0 की बढ़त। यूकी भांबरी और रामकुमार रामनाथन ने जीते अपने अपने मैच। पुरुष डबल्स में लिएंडर पेस और विष्णुवर्धन की जोड़ी का मुकाबला आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।